हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके प्लस साइंस का मिनी मॉक टेस्ट। तो इससे पहले जो हम साइंस और जीके के प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे हल किया था, तो आज उसी का एक मिनी मॉक टेस्ट होने जा रहा है। बिल्कुल एग्जाम बेस पे टेस्ट होगा। जैसा कि ओरिजिनल पेपर में जीके का 20 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे भी आपका 20 जीके का टेस्ट होगा। और साइंस के ओरिजिनल पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 25 क्वेश्चनों का टेस्ट होने जा रहा है। वैसे तो ग्रुप डी एग्जाम 2025 में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 55 क्वेश्चन तो भाई रीजनिंग प्लस मैथ के रहते हैं और 45 क्वेश्चन जीके और साइंस के रहने वाले हैं। तो आज साथी बिल्कुल एग्जाम बेस पे 45 क्वेश्चनों का साइंस और जीके का एक मिनी मॉक टेस्ट होने जा रहा है। तो जितने भाई ग्रुप डी 2025 को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी करें, तो एक बार इस टेस्ट को देखिए दीजिए और अपनी तैयारी को देखिए। क्या आप लोग 45 क्वेश्चन को हल करें? क्या आप सभी लोग का 25 क्वेश्चन सही हो पा रहा है या नहीं? ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार इस मिनी मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोगों का 45 प्रश्नों में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग जीके और साइंस में। उसके बाद दोस्त कल आपका मैथ और रीजनिंग का टेस्ट हो जाएगा। ओके, तो इस समय डेली क्लास सुबह 8 बजे चल रही है और 11:30 AM पे चली है और शाम को 7 PM पे चल रही है। ओके, तो चलिए आज का मिनी मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? बताइए दोस्त, कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा अहमदाबाद शहर। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 45 क्वेश्चन 45 नंबर, वो भी साथ ही 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो 25 मिनट केवल रहेगा आपके पास इस 45 प्रश्नों को हल करने के लिए। समय पर भी आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कोलार गोल्ड फील्ड ये किस राज्य में स्थित है? बताइए, कोलार गोल्ड फील्ड ये किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था? बताइए, प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था? तो मोंटेवीडियो 1930 में किया गया था। जो प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर किया गया था? मोंटेवीडियो में किया गया था। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो कौन सा थी विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? तो याद रखिएगा जीवाश्म करता है। तो यहां से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा बैंक 1880 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में स्थापित अर्ध केंद्रीय बैंकों में से एक नहीं था? बताइए, कौन सा बैंक 1880 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में स्थापित अर्ध केंद्रीय बैंकों में से एक नहीं था? तो देखिए, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास भी था, बैंक ऑफ कोलकाता भी था, लेकिन बैंक ऑफ त्रावणकोर नहीं था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो साथ ही आपको जो भी प्रश्न नहीं आएगा उसको आप लोग स्किप करेंगे, क्योंकि भाई 1/3 का नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अभी अपनी आदत को हम सुधारेंगे। ओके दोस्त, आप लोग देखिए पहली बार इस ग्रुप डी एग्जाम 2025 को देंगे, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो कि 100 क्वेश्चन को डायरेक्ट देखेंगे कंप्यूटर पर, 100 को टिक लगा के आ जाएंगे। वो इस बात का ध्यान नहीं करेंगे कि जो सही किए रहेंगे उनमें से भी कट जाएगा नंबर। नेगेटिव मार्किंग इसलिए होता ही है दोस्त, जो आप सही करेंगे ना, यदि आप जो गलत कर देंगे तो सही वाले में से कट जाता है। एक बात ध्यान देंगे। ओके, मिलेगा 1 नंबर, लेकिन जब आप गलत करेंगे ना तो 1/3 का इसमें से कट जाएगा। ओके, तो 0.25 ही बचेगा आपके पास नंबर। तो ध्यान देंगे इस बात की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को और मद्रास में शुरू किया गया था। बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किस राज्य में और मद्रास में शुरू किया गया था? तो बंबई और मद्रास में स्टार्ट किया गया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथ ही 21 जून को मनाया जाता है। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है। भारत के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन है?
तो भारत के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन है? सुषमा स्वराज, उमा भारती, ममता बनर्जी या निर्मला सीतारमण? तो भाई उमा भारती हैं जो कि भारत के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित शब्द है? ये बताइए, नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित ये शब्द हैं? हॉकी, टेबल टेनिस, पोलो या क्रिकेट से? तो दोस्त ये क्रिकेट खेल से संबंधित है नाइट वॉचमैन शब्द, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण FSAI किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है? बताइए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण यानी FSSAI किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक तहत स्वायत्त निकाय है, यानी ये ऑप्शन क्या होने वाले? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा ये टेस्ट आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे रहे होंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा तो इससे आप लोग याद भी कर रहे होंगे साथ में। ओके दोस्त, तो ऐसी तैयारी इस बार चाहिए कि 100 में से 100 का टारगेट लेकर चलने इस बार हम लोग भाई, आपको मालूम होगा। तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार आपको ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए तैयारी करा जा रही है इस यूट्यूब चैनल पे, तो इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन साथ ही जरूर ऑन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? बताइए, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो कोलकाता शहर में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। दाल बाटी चूरमा ये किस राज्य के व्यंजनों के सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है? बताइए दोस्त, दाल बाटी चूरमा ये किस राज्य के व्यंजनों के सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है? तो याद रखिएगा राजस्थानी है ये। ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने इनके द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? तो भाई राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर किस वर्ष को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था? बताइए दोस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर किस वर्ष को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था? बताइए दोस्त किस वर्ष में? तो 31 दिसंबर 1600 में, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बताइए, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, कौन साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? बताइए दोस्त, किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? मालवा की, बहमनी की, विजयनगर की या बंगाल की? तो साथ ही याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन सी क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो भाई जो वित्तीय घाटा शब्द है ये भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वित्त से संबंधित है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय से संबंधित है वित्तीय घाटा शब्द ये। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताइए दोस्त, क्या आप सभी को इस प्रश्न का आंसर ध्यान में है? 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो थे निकोलस सरकोजी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया था। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, यानी बी ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20।
किस समिति ने सिफारिश किया था कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए? बताइए दोस्त, किस समिति ने सिफारिश किया था कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रित किया जाना चाहिए और जो निर्वाचित स्थान है, निकाय हैं, इसकी स्थापना की जानी चाहिए? तो बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप देखे होंगे जब आप कोई भी टेस्ट देते हैं तो उनमें से कम 1-2 प्रश्न काफ़ी इजी आपको मतलब कि देखने को मिलता है। तो इसलिए साथ ही 2 से 3 प्रश्न बिल्कुल इजी हमने सेट किए आपके लिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। शब्द परमाणु को किसने खोजा? जो शब्द परमाणु है इसको किसने खोजा था? डाल्टन, कणाद, लैवोजियर या डेमोक्रिटस ने? तो याद रखिएगा, परमाणु को किसने खोजा था? तो डेमोक्रिटस ने खोजा था, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, तो कौन इसमें से? भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, तो पुष्कर है ये। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। लघु उद्योग एवं विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ शहर में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए दोस्त, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मुंबई को, अहमदाबाद को, कोलकाता को या सूरत को? तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, यानी बी ऑप्शन क्या बने यहाँ से आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस टेस्ट को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा जो ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी करें। जिस भी आप ग्रुप में ऐड हुए हैं, साथ ही टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए हैं, तो इस टेस्ट को एक बार शेयर कीजिएगा और उनको ये टेस्ट लगाने के लिए बोलिएगा कि देखिए भाई, तुम्हारा 45 प्रश्न ये टेस्ट है, आपका कितना स्कोर बन पा रहा है। एक बार उनको भी इस टेस्ट को शेयर कीजिएगा, कैसे उनकी तैयारी चल रहा है। इस टेस्ट बहुत अच्छी उनको मालूम हो जाएगी। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राजनीतिक नेता नवीन जो पटनायक है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित रखते हैं? बताइए दोस्त, किस राज्य से संबंधित रखते हैं नवीन पटनायक? तो उड़ीसा राज्य से। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। किस कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया? बताइए दोस्त, किस कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन भाई अंत में मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया? तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। एक द्विबीज पत्री पौधा है, कौन इनमें से दोस्त एक द्विबीज पत्री पौधा है? बताइए। तो ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई शकरकंद की बेल एक द्विबीज पत्री पौधा ये है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है, तो इनमें से कौन सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है? स्क्लेरेनकाइमा, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा या जाइलम? तो साथ ही जो जाइलम है ना, ये सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का साथी, तो 45 प्रश्न 45 नंबर आपको अचीव करना है। लगभग अब आपका भाई 25 प्रश्न तो सही होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बच्चों का लिंग ये किससे प्राप्त होने वाले आनुवांशिक गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? बताइए, बच्चों का लिंग ये किससे प्राप्त होने वाले आनुवांशिक गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो याद रखिएगा, पिता से। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए, कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो दोस्त द्विभाजन बोला जाता है। यानी बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। किसी परमाणु के कोष में भरे जा सकने वाले अधिनियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिनियम नहीं, यहाँ पे अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि के में भाई केवल 2 ही मतलब संख्या भरी जा सकती है, यानी ई ऑप्शन। जैसे कि KLMN होता है ना, तो उसी तरह साथ ही के में केवल 2 संख्या हम भरी जा सकते हैं अधिकतम, यानी ई ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व ये किससे संबंधित होते हैं? जो आपका Li है, Na है और K है, ये तत्व किससे संबंधित होते हैं बताइए? क्षारीय मृदा धातु समूह से, या हैलोजन समूह से, शून्य समूह से, क्षारीय धातु समूह से? तो दोस्त क्षारीय धातु समूह से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो आपका लिथियम है, Na मतलब क्या होता है, सोडियम होता है, K मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है, ये तत्व साथी क्षारीय धातु समूह से संबंधित रखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जिंक नहीं पाई जाती, कैल्शियम नहीं पाई जाती, मैग्नीशियम नहीं पाई जाती, केवल प्लेटिनम पाई जाती है। प्लेटिनम साथ ही ये जो धातु है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। किसमें कणों का गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है बताइए? द्रव और ठोसों में, या केवल ठोसों में, द्रव में, या गैसों में? बताइए किसमें कणों का गतिज ऊर्जा बिल्कुल अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है? किसमें? तो भाई जो गैस है ना, इसमें, यानी गैसों में। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। फेन प्लवन विधि में अयस्क के एक के चूर्ण को किसके मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है? बताइए दोस्त, फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को किसके मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है? तो जल एवं चीड़ का तेल, जल एवं चीड़ का तेल। बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब वह क्या बनता है? बताइए दोस्त, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब यह क्या बनता है? तो भाई याद रखिएगा, ब्रोमीन गैस बनती है भाई। ऑप्शन डी क्या बनेंगे, ब्रोमीन गैस, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होगा? बताइए दोस्त, यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होगा? तो भाई साहब कम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती होगी? स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी ए ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, या रेडियो तरंग? तो दोस्त याद रखिएगा ध्वनि तरंग, ये अनुदैर्ध्य तरंग का एक एग्जाम्पल है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। सिलिकॉन नामक तत्व जिसका परमाणु संख्या 14 है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? संयोजी की बात करें, यानी सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसे संयोजी बोलते हैं दोस्त। जैसे 14 है तो यदि इसका आप लोग विन्यास बनाएंगे, जैसे 2 8 2 8 8 के बाद देखिए 10 हो गया, मिला के 14 ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो 14 का बनाना है तो भाई 2 8 है, फिर उसके बाद कितना होगा भाई 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरा हमें कंप्लीट करना था। जैसे देखिए 2 8 10 10 4 14, तो सबसे बाहरी में कितने भाई 4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। इसका एक सीक्वेंस होता है 2 8 18 ऐसे होता है ना, 2 8 8 18 32 ऐसे, आपको यदि मालूम होगा तो इस प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से आपने हल किया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाइयाँ व्युत्पन्न इकाइयाँ नहीं है? तो इनमें से
दी गई इकाई है जो कि व्युत्पन्न इकाइयाँ नहीं है। कौन है? न्यूटन, किलोग्राम, वाट या पास्कल। तो किलोग्राम। ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वैद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है? बताइए दोस्त, सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन है? तांबा, टीन, पीतल या लेड है? तो भाई याद रखिएगा तांबा है, यानी ये ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से क्या बृहत पोषक तत्व नहीं है? तो इनमें से क्या बृहत पोषक तत्व नहीं है? देखिए जो वसा है ना ये दोस्त, ये बृहत पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट भी, अमीनो अम्ल भी, लेकिन दोस्त जो विटामिन है ना ये बृहत पोषक तत्व नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं? यानी दोस्त आज मिनी मॉक टेस्ट का आखिरी साइंस का सवाल होने जा रहा है। इस सवाल का आप लोग फटाफट बताएंगे आंसर क्या बनेगा। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं? टेडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म? तो सर जी थैलोफाइटा है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये आज जीके और साइंस का एक मिनी मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए दोस्त आप सभी का इन 45 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना है? बिल्कुल एग्जाम बेस्ड पे टेस्ट चल रहा था, जैसा एग्जाम में ओरिजिनल पेपर में जितने नंबर आप क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सेम उसी पर साथ ही ये टेस्ट तैयार किया गया था। अब बताइए दोस्त, क्या साथ ही इस टेस्ट को हमें लगातार रखनी चाहिए? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं डेली के लिए, एग्जाम के लिए, तो डेली हमें क्या इस टेस्ट को रखना चाहिए आपके लिए? बताइए एक बार, अपनी राय दीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में साथ ही इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है, तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, तो कोई भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए, जो अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म भर दे, अभी भी उनके पास समय है, 4 से 5 दिन बाकी है। अभी 22 फरवरी लास्ट डेट है, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल 10 पे ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। 10वीं का मार्कशीट ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, एक फ़ोटो ले लीजिएगा, बैंक का पासबुक लग रहा है और एक सेंट्रल का जाति लग रहा है। ये 5 डॉक्यूमेंट ले जाइए, फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ओके दोस्त, सिलेबस तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मालूम होगा। जीके का 20 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आएगा, मैथ का 25 क्वेश्चन आएगा, साइंस का 25 क्वेश्चन आएगा, यानी 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1.5 घंटे का समय रहेगा, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करना रहेगा, प्लस 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। ओके, तो आपका एग्जाम सिलेबस पैटर्न होगा ये ग्रुप डी का। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं 11:30 AM पे आरपीएफ एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि आरपीएफ एग्जाम शुरू है 2 मार्च से, तो यहाँ से बिल्कुल 10 दिन बाकी है, तो उनके लिए जितना हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो एक बार जरूर देखिए, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है वो भी आरपीएफ की क्लास ले सकता है, जो आरपीएफ की तैयारी कर रहा है वो भी ग्रुप डी के मतलब की क्लास ले सकता है, क्योंकि जीके साइंस बिल्कुल सेम वही सब सवाल आने वाले हैं। ओके दोस्त, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रखिए। कोई भी आपका प्रश्न चल रहा है किसी भी सब्जेक्ट में या कोई अन्य एग्जामों के लिए, तो आप पूछे कमेंट में, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।